अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि हो सकता है आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो उसे आसान कर दे। तो हमेशा याद रखें, अगर किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि आप अपना बिहेवियर अच्छा रखें और आप हमेशा काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपका बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट करता है। किसी और का बिहेवियर किस तरह का है, अच्छा है या बुरा है, उससे आपका बिहेवियर जो है वो इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर में मौसम के क्या सूरत हाल रहेंगे। अगर बात करें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 37 डिग्रीज रहेगा और इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 26 डिग्रीज। अगर बात करें हवा की तो 3 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी और बारिश के अमकानात सिर्फ और सिर्फ 10% है। फैसलाबाद शहर में ऑलरेडी स्मोग जो है वो शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमें धूप जो है वो नज़र आना बंद हो गई है और ऑलरेडी जो है जो सुबह के वक्त और शाम के वक्त आपको ज़्यादातर छाँव नज़र आती है और बादल से होते हैं, लेकिन असल में वो स्मोग है जो कि हमें पता है कि क्लाइमेट और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आजकल बड़ी आम हो गई है। आप लोग कोशिश करें कि अपने आप को जितना हो सके हाइड्रेटेड रखें, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन जो है वेदर के इफेक्ट से और इन्वायरमेंट के जितने भी बुरे फैक्टर्स हैं उससे बची रहे। और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त बाहर गुजारने वाले हैं, स्पेशली उन वक्त में जब बाहर स्मोक आपको ज़्यादा महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि बाहर जो हवा है वो थोड़ी सी हैवी किस्म की आपको फील हो रही है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप मास्क पहन लें या किसी भी तरह से अपने फेस को कवर कर लें ताकि स्मोक जो है वो आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें ओवरऑल तरीके से। और आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि ना सिर्फ हम लोग अपने स्टूडियो से बल्कि उसके अलावा भी आप लोगों के साथ अपना जो इंटरेक्शन है, जो कनेक्शन है, वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रख सकें और आपकी जो डे टू डे लाइफ है उसको जितना हो सके आसान बना सकें और जितनी भी उसमें आसानियां और अपडेट्स जो हैं वो हम आपको सुबह सुबह ही हमारे शो के अंदर ही प्रोवाइड कर दें। तो हमारे साथ वकास मौजूद होंगे जो कि हमें अपडेट करेंगे ट्रांसपोर्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। फातिमा, आप सुनाइए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या सूरत हाल है आज ट्रैफिक के। जी बिल्कुल, ऑडियंस के लिए फातिमा आज सूरत हाल जो है वो खासी बेहतर है, चूंकि सिर्फ एक रोड जो है, मतलब जिसे हम झंग रोड कहते हैं, वो पैच वर्क की जानिब से कुछ सुस्त रवि का शिकार है। बाकी अगर बात की जाए कैनाल रोड की या इसके अलावा एक्सप्रेस वे की, तो ये तमाम तर शाहराहें जो हैं ये मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए रवां दवा हैं। इसके बाद अगर सूसा रोड की बात कर ली जाए तो सूसा रोड बैंक चौक के करीब एक स्पीड ब्रेकर जो है वो जिला इंतजामिया के नए स्पीड ब्रेकर मुहिम के तहत बनाया जा रहा है, जिसके तहत फैजान मदीना से लेकर बैंक चौक सूसा रोड तक जो है कुछ मसाइल हैं ट्रैफिक के लिए, लेकिन उसको भी जिला इंतजामिया और ट्रैफिक वार्डन की जानिब से बड़े अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है ताकि शहरी जो है परेशानी से दो चार ना हो। इसके बाद अगर सरगोदा रोड की बात की जाए तो फातिमा सरगोदा रोड जो है उस पर पैच वर्क मुकम्मल हो चुका है और अब मोटरवे तक सरगोदा रोड पे किसी किस्म की कोई रुकावट जो है वो मौजूद नहीं है। जबकि अमीपुर बंगला रोड जो है वो थाना सांदलबार के बाद कुछ सुस्त रवि का शिकार है, चूंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो जारी है। तो वकास सत्याना रोड के हवाले से भी थोड़ा सा बताएगा। काफ़ी जो रूट्स हैं उनके दरमियान में सत्याना रोड आता है, इसलिए अगर थोड़ा सा उस हवाले से भी बता दें। बिल्कुल फातिमा, सत्याना रोड जो है इसकी बात अगर कर ली जाए तो फैसलाबाद टू वर्ड मछली फार्म तक सत्याना रोड जो है वो मुकम्मल तौर पे क्लियर है ट्रैफिक के लिए। शहरी बासानी वहाँ सफ़र कर सकते हैं, लेकिन मछली फार्म के बाद अगर बात की जाए तो कुछ वन साइडेड जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्क और पैच वर्क की वजह से जो है मछली फार्म के बाद सत्याना तक जो रोड है वो कुछ सुस्त रवि का शिकार है, लेकिन उसके लिए बैरियर लगाकर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उस एरिया को जो है वो क्लोज किया गया है और तकरीबन 1 किलोमीटर का हिस्सा है जहाँ से ट्रैफिक जो है वो वन वे के खिलाफ जो है वो गुजारी जा रही है और ट्रैफिक वार्डन जो है वो उस हवाले से मौके पर मौजूद है तो जी को तंगी ना हो। थैंक यू सो मच वकास, आपने अपडेट किया हमें ट्रैफिक के सूरत हाल से। उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की जो भी इस सुबह की रूट है वो थोड़ी आसान हो जाएगी और आप लोग अवॉइड कर सकते हैं वो सड़कें जहाँ पे हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लगे। अगर आपको जल्दी है, जैसे मोस्टली लोगों को सुबह सुबह होती है, तो आप लोग ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप वक्त
पर जो है, जो भी आपकी जहां भी आप पहुंचने की कोशिश करें वहां पे पहुंच सकें और आपको स्पीड नहीं करना पड़े। स्पीड कभी भी नहीं करना चाहिए सड़कों के ऊपर, चाहे जितनी मर्जी जल्दी हो, 1-2 मिनट का फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा नहीं। और आपकी सेफ्टी, आपकी फैमिली की सेफ्टी और किसी और की फैमिली की सेफ्टी जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो जी हमारे साथ अवैस भी मौजूद हैं जो कि अपडेट करेंगे ट्रेनों की टाइमिंग्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं अवैस? थोड़ा सा बताइएगा ट्रेनों के क्या सूरत हाल है? ट्रेनें आज भी ताकीद का शिकार रही हैं, लेकिन कुछ फर्क जो है वो ट्रेनों के तात्काल में देखने को आ रहा है। लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद जाने वाली जो पराक्रम एक्सप्रेस है, जो कल 4 घंटे ताकीद का शिकार थी, आज 3 घंटे 20 मिनट ताकीद से पहुंची है। कराची से बरास्ता फैसलाबाद लाहौर जाने वाली शाह हुसैन 5 घंटे 20 मिनट ताकीद का शिकार रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है वो भी 4 घंटे 50 मिनट लेट रही है। रावलपिंडी से बरास्ता कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट लेट रही। मिलत एक्सप्रेस भी 3 घंटे 20 मिनट ताकीद का शिकार रही है। और इसके साथ साथ लाहौर से बरास्ता कराची जाने वाली जो गौरी एक्सप्रेस है वो 28 घंटे ताकीद का शिकार रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस, आपने अपडेट किया हमें ट्रेनों की सूरत हाल से। और आप जानते हैं कि ट्रेनें आए दिन लेट ही हो रही होती हैं और वक्त पर कभी भी नहीं पहुंच पाती हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कई दफ़ा कि किसी भी कौम की तरक्की के लिए, किसी भी मुल्क की, किसी भी सोसाइटी की तरक्की के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के साथ साथ वक्त की पाबंदी जो है वो उनके अंदर मौजूद हो। क्योंकि अगर आप वक्त की कदर नहीं करते हैं तो वक्त आपकी कदर नहीं करता है। वक्त 1 मिनट आप लेट होते हैं और उससे आगे जो अगला शख्स है वो भी लेट हो जाता है, जिसके बाद वक्त जो है वो ज़ाया होता जाता है। और वक्त को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। जो जिस चीज़ का वक्त हो उस वक्त पे वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हमें अपने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ शुरू करना होगा, जहाँ पर हमारी जो ट्रेनें हैं लाजमी तौर पे उनको वक्त पर स्टेशन से चलना चाहिए और वक्त पर पहुंचना चाहिए। और हमारे जो मुसाफिर हैं उनको इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ना चाहिए। आए दिन कई दफ़ा आप फैमिली रीजंस की वजह से जा रहे होते हैं, कई दफ़ा कई परेशानियां होती हैं जिनकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ता है। और उसके बीच में जब आपको घंटों स्टेशन के ऊपर इंतज़ार करना पड़ता है और कोई आपको बताने वाला नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है, तो बहुत गलत सूरत हाल जो है वो बन जाते हैं। और किस तरह का मैसेज हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को प्रोवाइड करें कि वक्त की कदर ना की जाए। वक्त की कदर बहुत ज़रूरी है और हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो कैचअप करने की लाजमी तौर पे ज़रूरत है। तो जी अगर और भी आपको पता है हमारी कोशिश होती है आप लोगों को हमने अपडेटेड तो रखना होता है चीज़ों के साथ साथ। जैसे कि मैं पहले भी कह रही थी कि कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारी ऑडियंस हमारे लिए बहुत ख़ास है। हमारे मॉर्निंग शो के साथ साथ सिटी 41 के लिए हमारी जितनी भी ऑडियंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी कोशिश होती है कि सिर्फ स्टूडियो से नहीं है बल्कि इन पर्सन भी हम आप लोगों के साथ अपना कनेक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। कोई भी इवेंट्स हो आपके, कोई भी सेलिब्रेशंस हो, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और हम पर्सनली आकर उस इवेंट को अटेंड करेंगे। इसी के साथ साथ कोई टैलेंट है अगर आपके अंदर, वो भी आप लोग हमें 30 सेकंड की वीडियो सेंड कर सकते हैं जो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद होगा। और हम लाजमी तौर पे हो सकता है आपको भी शो के अंदर बुला ले या फिर वो जो वीडियो है शोकेस की जाए। तो जी आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर। फैसलाबाद के इशूज़ हम हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज स्पेशली जो इशू है वो पूरे पाकिस्तान के हवाले से है और फोकस हम रखेंगे फैसलाबाद के ऊपर और किस तरह से फैसलाबाद के जो ताजर कम्युनिटी है, जो बिजनेस कम्युनिटी है, किस तरह से कोप कर रही है और किस तरह से कोशिश की जा रही है कि इदारों की तरफ से एक बेटर तरह का ट्रस्ट और कनेक्शन जो है आवाम के साथ डेवलप किया जाए। क्योंकि टैक्सेस किसी भी मुल्क की ज़रूरत है, किसी भी इकॉनमी के प्रोग्रेस के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि टैक्स नेट जितना एक्सपैंड हो सके उतना एक्सपैंड किया जाए और एक ट्रस्ट डेवलप हो आवाम के दरमियान, डिफरेंट सेक्टर्स के दरमियान और साथ ही साथ गवर्नमेंट के दरमियान एक ट्रस्ट हो कि जो टैक्सेस इकट्ठे किए जाएंगे वो एट द एंड ऑफ द डे आवाम के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती, वक्त लगता है, लेकिन हमने साथ देना है हमारी गवर्नमेंट का, हमने साथ देना है अपने इदारों का और कोशिश करनी है कि अपने मुल्क की तरक्की में, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में जितना हो सके हम लोग मदद करें और चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करें। एंड बहुत ही ख़ास मेहमान जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हमारे साथ मौजूद है। मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। सबसे पहले तो उमैर अजमत जो कि रिपोर्टर है हमारे साथ मौजूद है, वेलकम करते हैं आपको। साथ ही साथ आसिफ रफीक जो कि एडिशनल कमिश्नर FBI हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। कैसे हैं आप दोनों?
अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया हमें, आज वक्त निकाला अपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल्स में से। और हमारी कोशिश होती है कि जितनी भी आवाम के लिए आसानियां पैदा कर सकें। एंड जब भी कोई टैक्सेस के हवाले से चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोग तो उनको टू बिगिन विद समझ ही नहीं पाते, उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है कि क्या मतलब है इसका। बड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और समझने में कई दफ़ा लोगों को जो है वो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होता है। आज अगर हम बात करें तो टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है। अगर आवाम के लिए इसको आसान बना दिया जाए और इस प्रोसीजर को किस तरह से किया जा सकता है, किन लोगों को टैक्स रिटर्न्स फाइल करने, इस हवाले से अगर आप थोड़ा सा बता दें। जी, आज आपने जैसे बताया कि आखिरी डेट है रिटर्न फाइल करने की, और ये भी मैं बता दूं कि हमारा ऑफिस रात 12 बजे तक खुला है। जी, जो ये भी आवाम की आसानी के लिए रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद जो है वो रात 12 बजे तक काम कर रहा है। पूरे पाकिस्तान में जितने भी हमारे ऑफिस हैं सारे 12 बजे तक खुले हैं। रीजनल टैक्स ऑफिस फैसलाबाद की अगर बात करें तो हमने 20 काउंटर्स लगाए हुए हैं अक्रॉस फैसलाबाद। 10 तो हमने अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, वो रिटर्न फाइल करने में उनको दुश्वारी आती है, शायद उन्होंने लॉगन्स लेने होते हैं, तो उनके लिए उनको हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। और कल गुजरी रात को हम 10 बजे तक खुले थे और बड़ा अच्छा हमें रिस्पांस मिल रहा है। तकरीबन 16,000 रिटर्न्स हमने कल एक दिन में लिए हैं। ओवरवेलमिंग रिस्पांस है लोगों का। लोगों को शऊर आ रहा है, जिस तरह आपने बात की कि ये सबका काम है। तो टैक्सेस को समझना अगर आपने है और आसान जबान में समझना है, तो जैसे आप और मैं घर चलाते हैं, हम सब एक हाउस होल्ड का हिस्सा हैं। जब हम घर चलाते हैं तो हमें इनकम चाहिए, और इनकम कैसे आप चाहिए? कोई नौकरी कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जिम्मेदारा कर रहा है, कोई ट्रेडिंग कर रहा है, मुख्तलिफ तरह के पेशेज हैं जिसमें लोग काम करते हैं, और फिर वहां से कोई अर्निंग्स होती हैं जिनसे हम अपना घर चलाते हैं, बच्चों की फीस देते हैं, घर के खाने चलाते हैं। अब इसको आसान और समझने के लिए कि मेरे घर का खर्चा 1 लाख रुपया एक महीने का है, मेरी तनख्वाह 70,000 है, तो मैं 70,000 कमा रहा हूं, मेरा इनफ्लो 70,000 है, और मैं खर्च कितना कर रहा हूं? 1 लाख, तो 30,000 का डेफिसिट आ गया जी। तो वो जो डेफिसिट है वो मैं कहां से पूरा करूंगा? मैं अपनी इनकम जनरेट करने की कोशिश करूंगा, मैं अपने रिसोर्सेज एक्सपेंड करने की कोशिश करूंगा। तो यही सिचुएशन जो है, यही हालत हमारे मुल्क की है कि हमारे जो हमारे खर्चे हैं वो ज्यादा हैं और हमारी इनकम जो है वो कम है। क्योंकि किसी भी मुल्क की जो इनकम है, कोई मुल्क नौकरी तो नहीं करता। जो मुल्क होते हैं उनकी अवाम ही उनके लिए एक असासा होते हैं, और वहीं से ही इनकम जनरेट होती है। जैसे अच्छे बिजनेसेस हैं वो टैक्स पे करते हैं, सर्विसेज ओरिएंटेड अदारे हैं वो टैक्स पे करते हैं। तो उस टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए पिछले 2-3 सालों से बड़ी शद्दोमत से मेहनत हो रही है। और इस साल तो हमने जो भी पूरे पाकिस्तान में नेशनल हीरोज थे, हमने उनको भी इन्वॉल्व किया। हर क्रॉस कल्चर जो लोग थे उनको हमने, कि वो लोगों को मोटिवेट करें, किसी ना किसी की बात तो समझ आए कि लोगों को। अब इसमें जो दुश्वारी है वो मेरा ख्याल हिचकिचाहट है। एक अब कह लें कि टैक्स गुरेज हमारा एटीट्यूड है, टेक्निकल इशू उतना नहीं है। मेरे फादर हैं एंड माशाल्लाह ही इज अराउंड 80, 76, 75 उनकी एज है। वो ये मोबाइल फोन उन्होंने विद इन 1 मंथ सीख लिया। एंड्रॉयड फोन वो चलाते हैं और सब कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, और वो कोई मास्टर डिग्री नहीं है उनके पास। बिल्कुल हम अगर सीखना चाहें तो कुछ भी सीख सकते हैं। लोगों में ये जो एक गुरेज की कुव्वत है ना, गुरेज करते हैं कि टैक्स ना दें, हम रजिस्टर्ड ना हो, हम लोगों को, हम शायद महकमे को बताएंगे तो महकमे वाले पता नहीं हमारे साथ क्या कर लेंगे। वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, उसको कम करने के लिए बड़ी मुशक्कत हमने की है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि 16,000 रिटर्नें आई, आज से 1 साल पहले ये आधी थी, उससे 1 साल पहले ये उससे भी आधी थी। तो लोगों का ट्रस्ट हमने कोशिश की है कि वो हम अर्न कर पाएं, और उसके लिए आपके इदारे का बड़ा किरदार है। उमैर मेरे साथ बैठे हैं, ये पिछले 2-3 साल से इन्होंने बड़ी शदीद जो हमारे साथ मेहनत की है इस काम के लिए। क्योंकि जब तक आप लोगों को ये बताएंगे नहीं, जैसे आजकल वो मजाक बन गया हुआ है कि मुख्तलिफ वीडियोज आ रही हैं टैक्स रिटर्न्स के बारे में कि ये जो तस्वीर है ये आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए है, रिटर्न की डेट 30 है। तो ये बेसिकली आप समझें कि एक हाउस होल्ड हमने आवाज बना दिया है कि टैक्स रिटर्न जमा कराएं। अब टैक्स रिटर्न जो है
वो गोशवारा है, वो हिसाब किताब है आपके पूरे साल का। 1 जुलाई 2020 से जो टाइम शुरू होता है वो 30 जून को, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा मुआशी साल है। इसके दौरान जो भी आप कमाते हैं, जो आप खर्च करते हैं, जो आप खरीदते हैं कोई एसेट, तो वो आपने डिक्लेयर करना है। बिल्कुल। और क्योंकि फिस्कल ईयर, लास्ट फिस्कल ईयर के हवाले से बात हो रही है, टैक्सेस के हवाले से, आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस की भी कुछ कंसर्न्स रही होंगी, कोई एक्सपीरियंसेस रहे होंगे टैक्स के हवाले से। और अगर आप चाहते हैं, आपके कोई भी सवालात हैं, कोई कंसर्न्स हैं, कोई एक्सपीरियंस है आपका टैक्सेस को लेकर, तो डेफिनेटली आई थिंक आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो सबसे बेहतर तरीके से आपके कंसर्न जो है उसे एड्रेस कर पाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है, कोई भी आपके सवालात हैं आप कॉल कर सकते हैं हमें इस नंबर के ऊपर, और हमारे इस डिस्कशन में अपना जो भी सवाल है उसको जो है शामिल कर सकते हैं लाजमी तौर पे। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिस्कल ईयर के हवाले से बात हो रही थी और बड़ी कंसर्न्स हैं लोगों की, इवन अगर लास्ट ईयर की भी बात करें, किस तरह के जो कलेक्शन है वो किस तरह की रही है? कलेक्शन किस तरह की है? अब टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो हम कोशिश कर रहे हैं ना कि लोग गोशवारे जमा कराएं, देखें बहुत सारे टैक्सेस हैं जो हम विद होल्डिंग से ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे बहुत से लोग हैं जो उस ब्रैकेट में फॉल ही नहीं करते, जिन पे टैक्स अट्रैक्ट होता है, मगर वो मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल फोन पे 10% विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स है। जितने विद होल्डिंग टैक्सेस हैं उसमें 90% वो हैं जो एडजस्टेबल हैं, एडजस्ट किए जा सकते हैं। यानी वो अगर आप अपनी रिटर्न जमा कराएंगे, गोशवारा जमा कराएंगे, तो वो आप हमसे ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं। और बहुत से बिजनेसेस हमसे टैक्स वापस लेते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि पिछले साल में हमने जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री फैसलाबाद में ग्रो कर रही है, 40 बिलियन रिफंड हमने दिया है। 40 बिलियन, 40 अरब, क्योंकि वो जो उनका जो जायज है रिफंड, वो हम सिस्टम है, कंप्यूटराइज सिस्टम बन गया। इसी तरह इनकम टैक्स का कंप्यूटराइज सिस्टम बन गया। अब ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, कि अगर हम डेटा दे देंगे, हम छुपाते हैं, जैसे हमारे सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम छुपाते हैं। ट्रस्ट की बहुत कमी है इदारों के साथ, आई थिंक स्पेशली टैक्स के हवाले से। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग हेजिटेट करते हैं, कंसर्न हो जाते हैं जैसी बात की जाती है कि इदारों के साथ बात करनी पड़ेगी। हमारे साथ एक कॉलर भी मौजूद हैं, तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। किसी वजह से मुझे लग रहा है कि आवाज जो है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी, तो मुझे लग रहा है कि हमारे जो कॉलर हैं शायद कॉल को रख के कहीं चले गए हैं या कोई भी। अगर आप चाहें आप दोबारा कॉल कर सकते हैं, हम लाजमी तौर पे आपका जो भी सवाल है उसको शो में ऐड करेंगे। और ट्रस्ट की बात हो रही थी, ट्रस्ट बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो दो दोस्त ही क्यों ना हो। और अगर हम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो मुल्क से प्यार तो बहुत है हम सबको। पाकिस्तान में, आई थिंक आई स्पीक फॉर एवरी पाकिस्तानी आउट देयर, कि पाकिस्तान का नाम सुनते ही फ़ख्र से सर उठ जाता है। तो ये ट्रस्ट कहाँ पे रह गया? कहीं पे इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान कहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग मौजूद? अच्छा, अब ये सवाल आपने ऐसा कर दिया है कि मैं एज ए FBR का जो नुमाइंदा उसके तौर पे भी बात करूंगा, और एज ए मैं लखारी हूं, छोटा मोटा लिखता हूं, तो उसमें भी बात करूंगा। अरे एक तो अदारों, जो हमारे पब्लिक सेक्टर के अदारे थे वो थोड़े रिजिड थे, IT नहीं थी, और पेपर बेस्ड, हाँ पेपर बेस्ड था। तो वो जो एक रिजिड था ना, कि मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो मैंने भी नौकरी शुरू कर दी कि जी मैं ऑफिसर बनूंगा। बहुत सारे लोग इसी माइंडसेट से आते थे। जी। तो जो हमारे आपने मुझे बताया कि आप जवाब जो है वो थोड़ा सा एज ए राइटर भी देंगे और थोड़ा सा एज एन FBR कमिश्नर भी देंगे, तो मैं चाहूंगी कि हम जरा आराम से उस हवाले से बात कर सके। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो गया, इसलिए पहले छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी, ब्रेक में जाने से पहले आज टैक्सेस के हवाले से डिस्कशन हो रहा था, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि अवाम के सवालात, अवाम की कंसर्न्स और इदारों और अवाम के दरमियान ये जो मिसट्रस्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन एग्जिस्ट करती है, इसके आखिर इसके पीछे वजह क्या है। एक हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। सबसे पहले हम ये कॉल लेते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, इलियास खालिद बात कर रहा हूँ जी, फैसलाबाद से। जी जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं जी रिटायर्ड सरकारी मुलाजम हूँ जी।
हर साल रिटर्न जमा करवाता हूँ। जी तो 2014 में मैंने एक प्लाट खरीदा था 10 लाख मालियत का। जी वो किसी वजह से मैं रिटर्न में शामिल नहीं कर सका उस वक्त से लेकर अब तक। जी तो अब इसका क्या हल होगा, इसको किस तरह एडजस्ट किया जा सकता है? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल बताने के लिए। लाजमी तौर पे अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकें। 2014 जो है वो टैक्स हमारे, अगर ये रेगुलर फाइलर हैं और रिटर्न रेगुलर फाइल करते हैं 2014 से अब आज तक, और इन्होंने उस साल शो नहीं किया लेकिन इनके पास प्रूफ है कि इन्होंने 2014 में लिया है, तो वो हमारे कानून के मुताबिक वो एग्जेम्प्ट हो चुका है, इन द सेंस के हम 2014 की ट्रांजैक्शन का पूछ नहीं सकते। अच्छा, हम नहीं पूछ सकते। जी जी 2014 में इन्होंने शो ही नहीं किया, जी 2014 में इन्होंने खरीद लिया और रिटर्न फाइल करते हैं। जी तो हमारे पास जो अब टैक्स ईयर है जिसका हम लोगों से पूछ सकते हैं, जो रेगुलर रिटर्न फाइलर हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, जी जो नहीं फाइल करते उनके हम 10 साल तक पूछ सकते हैं। अच्छा लेकिन जो रेगुलर फाइलर्स हैं उनका हम सिर्फ 5 साल तक पूछ सकते हैं। अच्छा, तो मेरा तो वो ख्याल he अब safe। एग्जेम्प्ट हो चुके हैं। हाँ, ही सेफ प्रोबेबली। सही। हाँ। और क्या उनको अपनी नेक्स्ट, अब तो जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो है ना, वो डिस्पोज ऑफ करेंगे या कोई ऐसी स्कीम आ जाती है जब वो कह देते जी। हैं आपको कि आप इस तरह की डिक्लेरेशन कर लें। बिल्कुल। और उमर, जिस तरह से हमारे कॉलर ने भी बताया, बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि पहले या तो वो स्किप हो गया या किसी वजह से वो ऐड नहीं कर पाए अपने एसेट्स के अंदर। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए किसी को, क्या, और जो नॉन फाइलर्स हैं उनके? अच्छा, नॉन फाइलर्स के लिए जैसा कि सर ने बताया कि 10 साल तक FBI जो है वो उनसे पूछ सकता है अच्छा कि किसी भी बंदे ने अपना कोई असासा खरीदा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, कोई गाड़ी खरीदी है, तो वो उसको डिक्लेयर करे अपने रिटर्न में। वो उसके लिए जो फाइलर है, जो नॉन फाइलर है वो तो वैसे टैक्स नेट में गया रजिस्टर्ड है, तो उससे FBI की जब वो पकड़ में, कभी भी FBI की पकड़ में आ सकता है। और रिटर्न जमा करवाने का मकसद भी यही होता है कि उसमें आप कह लें कि आपने अपना पूरा हिसाब किताब देना है कि आपने एक साल में क्या कमाया है, कितने पैसे आपने कमाए हैं, कितने आपने खर्च किए हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, आपके पास कितने प्लॉट हैं, आपका बैंक बैलेंस कितना है, हर चीज़ की डिटेल जो है वो आपने उस रिटर्न में, यानी कि वो आपका नामा या माल है। अगर तो आप वो अपना नामा या माल ठीक बनाएंगे तो वो आपके लिए ठीक है। अगर जहां पे आप उसमें कोई 2 नंबरी करने की कोशिश करेंगे तो वो फिर आपका जो नामा माल है वो आपके गले में भी अच्छा, पड़ सकता और है। जो फाइलर्स हैं और नॉन फाइलर्स हैं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली उनके साथ लीनियंसी, जो फाइलर्स हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन लीनियंट हैं ज़्यादा। तो आई थिंक फाइलर ही होना चाहिए। आपके फायदे में यही होगा कि फाइलर हो। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात करते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? ठीक है। हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बताइएगा क्या पूछना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं सुहेल भट्ट बोल रहा हूँ, रेलवे रोड से जी। जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी जी मेरी आसफ साहब से मुलाकात है, इनके दफ्तर में भी है, जी चैम्बर में भी मुलाकात है, तो जी। मैं इनसे 1-2 सवाल करना चाहता हूँ, इस बात जी, को बिल्कुल। शेयर करना चाहता हूँ। इनके ऑफिस में भी 2-3 मुलाकातें हुई हैं। आसफ साहब, आप पहचानते हैं मुझे? जी 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 जी। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक हैं? ये आपकी शायरी का रुख जो है, दूसरा रुख जो आपकी शख्सियत का शायरी वाला, ये तो आपने हमें बताया ही नहीं। सोहेल साहब, ये एक्चुअली हम जो है वो यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए या एजुकेशन के लिए, रिटर्न्स के लिए हम यहाँ पे हैं। तो आप तशरीफ लाएं दफ्तर में। आपसे तो थोड़े दिन पहले भी मुलाकात हुई है, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट देयर। इंशाल्लाह। अच्छा आसफ साहब, आपकी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, ये तो मैं भी गवाह हूँ। वो अहमद है आपका, जो अहमद इकबाल शेख, माशाल्लाह बड़ी वर्किंग है उसकी, बहुत अच्छा लड़का है। तो मुझे ये बताएं कि ये जो ताजर जो है वो टैक्स से नहीं भागते। पहली बात तो ये जो गलत मिसकंसेप्शन है ना लोगों के दिमाग में कि ये ताजर टैक्स से भागते हैं, कोई भी नहीं भागता। सिर्फ ताजर जो है ना वो एक तरीकाकार से भागते हैं। अब हम चाहते थे कि ये जो टैक्स है हमें लगे उधर फैक्ट्रियों में लगे या इम्पोर्ट पे लगे। अब उसको कॉम्प्लिकेटेड कर करके वो लोग कहते हैं यार ये, अब पीछे कोरोना है, आप देखिए पूरा साल कोरोना रहा है, आपका जो टैक्स कलेक्शन है मई में 421 अरब रुपए जायद थी, ऐसा ही है। जी जी, आगे बताइए। और उसके बाद ये अभी भी जुलाई में भी आपने कहा टैक्स हम बढ़ा है, वो टैक्स कोरोना के बावजूद ताजर ही दे रहे हैं। और हमने अपने रेलवे रोड पे अभी देखिए कितने लोग नए रजिस्टर्ड हुए हैं,
टैक्स जी। रजिस्टर्ड नहीं हुए। बिल्कुल बेशक जो है बहुत सारे नए लोग रजिस्टर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कॉलर का, उन्होंने कॉल की और हमारे शो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी कंसर्न जो है वो ऐड की। स्पेशली ताजरों के हवाले से बात करें तो डेफिनेटली ताजर भी अब रजिस्टर होने लग गए हैं उमर। और पहले जो एक मिसट्रस्ट था पिछले, जैसे कि आपने भी कहा, आसिफ साहब ने भी कहा कि पिछले 2-3 साल में इस चीज़ पे बहुत काम किया गया है और ताजर जो हैं उनमें भी एक ट्रस्ट दोबारा से बिल्ड होना शुरू हो गया। लेकिन अभी भी रास्ता बाकी है, अभी भी कुछ और चीज़ें हैं और इम्प्रूवमेंट है जो कि लाई जा सकती है। बिल्कुल इस तरह ये आपकी बात ठीक है। आप सिर्फ इसमें छोटी सी बात देखेंगे तो फैसलाबाद में अगर हम NTN होल्डर्स की बात करें तो उसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है। तकरीबन 5 लाख के करीब इस वक्त फैसलाबाद में लोग ऐसे हैं जो कि टैक्स एक्ट में रजिस्टर्ड है, उनके पास NTN है। इसी तरह गोशवारों की बात जिस तरह सर ने की 2018-19 के बाद से उसमें एक काफ़ी ज़्यादा चेंज आई है। पिछले साल 2.25 लाख पे फैसलाबाद गया है, 2.25 लाख लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है। इसी तरह रवा माली साल भी इसी तरीके से चल रहा है। जिस तरह आसिफ साहब ने बताया कि कल एक दिन में 16,000 लोगों ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई है। तो इसमें दोनों चीज़ें ही हैं कि कुछ लोगों में शऊर भी आया है और उसके साथ साथ कुछ FBR भी इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक हुआ है। वो चाहे कोई आगाही की हवाले से हो, सेशंस के हवाले से हो या फिर जुर्मानों के हवाले से हो, कार्रवाइयों के हवाले से हो, तो FBR भी काफ़ी हद तक मुतहर्रिक हुआ है। और तो जो आसिफ साहब ने पहले बात की, FBR के अफसरान ने भी अपने आप को काफ़ी हद तक तब्दील किया कि ये एक बड़ा खुश्क सा टॉपिक है जो टैक्स का है। तो इसमें भी इन तरह के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने इसको आसान और सहल बनाने की कोशिश की है और शेर व शायरी के जरिए लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आसिफ साहब अपने कुछ अशार भी हमें पढ़ के सुनाएं जो इन्होंने अपने रिटर्न के हवाले से लिखे हैं। जी सर। जी फातिमा, पहले तो मैं थोड़ा ये शायरी से पहले ये बताना चाह रहा था कि लोगों को थोड़ा ये पता चले कि किसने रिटर्न जमा करवानी है। रिटर्न जमा करवाने के लिए हर वो शहरी जिसके पास NTN नंबर है उसने रिटर्न जमा करवानी है। जिसने भी NTN लिया हुआ है फॉर एनी पर्पस उसने रिटर्न जमा करानी है। हर वो शहरी जो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर है, डॉक्टर्स प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर होते हैं, रजिस्ट्रेशन मिलती है, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर्स, आर्किटेक्चर्स, वो तमाम लोग जो किसी प्रोफेशनल बॉडी के साथ रजिस्टर्ड हैं उन्होंने भी रिटर्न जमा करवानी होती है। अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूं या वैसे नौकरी करता हूं तो 6 लाख अगर मेरी इनकम है तो मैंने रिटर्न जमा करवानी है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडर है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई ताजर है और उसकी 4 लाख इनकम है तो उसने रिटर्न जमा करवानी है। अगर मेरा 10 मरले का घर या प्लॉट है मैंने भी रिटर्न जमा करानी है। अगर मेरे पास 1000 सीसी से बड़ी गाड़ी है मैंने फिर रिटर्न जमा करवानी है। मैं कंपनी हूं, डायरेक्टर हूं तो मैंने रिटर्न जमा करानी है। तो हमारी इसके बारे में बहुत वाजे जो हमने लोगों को एजुकेट किया है, हमने आपको भी मैंने दिए कि हमने पंफलेट छपवाए हैं, हमने इश्तिहार लगवाए हैं शहर के अंदर लोगों को शऊर देने के लिए। ये पहले ये सारा कुछ जो था वो प्राइवेट अदारे करते थे, कभी सरकार ऐसे काम नहीं करती थी क्योंकि सरकार समझती थी कि ये काम लोगों को पता है। ये जो स्ट्रैटेजी में शिफ्ट है ये अवाम को क्लोज करने, ये अवाम को क्लोज करने के लिए, अवाम को देने के लिए मैं ये समझता हूं कि हम एजुकेट नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। अब जब ताजर जो है वो उसको पता ही नहीं है तो उस दरमियान में कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। आप मुझे जानते नहीं है तो आपको कोई कह देगा कि वो बंदा ठीक नहीं है तो आप वो राय बना लेंगे क्योंकि हमारे यहां ये होता है। तो ताजरों के दरमियान जो अब कंप्यूटराइज सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि आप घर बैठे और रिटर्न जमा करवाएं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको मैथ आना चाहिए, आपको छोटी सी समझ आनी चाहिए। अब हर ताजर जो है उसका पास रजिस्टर मौजूद है बिजनेस करने का, वो लाखों रुपए कमा सकता है तो रिटर्न नहीं बन सकती, रिटर्न बन सकती है। अब उसमें थोड़ी टेक्निकल चीजें होती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हैं जो इसमें असिस्ट करते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको हम खुद हेल्प आउट कर रहे हैं, जिन लोगों की नहीं रिटर्न्स, तो ये मैंने जो आपको बताया कि 20 बूथ्स लगाए हैं वो हमने इसलिए लगाए। अब लोगों को ये शऊर नहीं था पहले कि गोशवारा जमा कराना कितना इंपॉर्टेंट है। बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई, वो हमारे पास डेटा आ गया, कोई किसी गलत बंदे के हाथ में आ गया और उसने एक्सप्लॉइट कर लिया, ताजर मिसट्रस्ट का शिकार हो गया। अब ताजर उसको कैसे ठीक कर सकता है? ताजर का काम है या मेरा काम है? मैं एक टैक्स पेयर हूं या नहीं टैक्स पेयर, लेकिन मैं लाइबल टू बी फाइल रिटर्न हूं तो मैं अपनी रिटर्न फाइल कर दूं। जो आपने पहले कहा कि किसी ने शो ही नहीं किया, वो नॉन फाइलर है, तो ये उसके लिए अपॉर्चुनिटी है
पैसा आपके पास जायज है ना, पैसा जायज है तो इशू ही कोई नहीं है। फारसी की एक बड़ी कहावत है, मैंने स्कूल के दिनों में फारसी पढ़ी थी और मैं उसका उर्दू में तर्जुमा बताता हूं कि जिसका हिसाब बेबाक है ना, उसको एहतसाब करने वाले का डर नहीं है। अगर FBR या कोई भी अदारा आपको एक्सप्लॉइट करता है शहरी को, तो आपके पास इतने फोरम है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं, और हमने कंप्लेंट्स पे लोगों को नौकरियों से निकाला है। मैं इस चीज का गवाह है कि कहीं जिधर भी हमारे नॉलेज में आई और इंक्वायरी में साबित हुआ कि ये बंदा किसी ऐसी किसी कार्रवाई में ये है, ये नहीं है कि हमारे यहां फरिश्ते हैं सारे, हम भी इसी सोसाइटी के लोग हैं, इसमें गलतियां भी होती हैं, लोग गलत इंटेंशन से भी काम करते हैं, लेकिन जो चीजें हमारे सामने आई, हमने अवाम का ट्रस्ट ब्रिज करने के लिए उस पर कार्रवाई की। जिस तरह सोहेल भट्ट साहब ये बता रहे थे, ताजर बरादरी के साथ हमारा सिक्का साहब हैं, उनके साथ हमारा बड़ा क्लोज लिजॉन है, हम जो हमारा चेंबर है उनके साथ हम रेगुलर इंटरेक्ट करते हैं। जस्ट कि वो जो एक होता है ना दरमियान में कहीं कोई मिस्ड जो वो ट्रस्ट डेफिसिट हो, वो हम उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों को होगी उतना ज़्यादा आसान होगा टैक्सेस को समझना, और जो भी इदारों की तरफ से लॉज एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको फॉलो करना भी उतना ही आसान होगा। तो जी आज पूरी कोशिश रहेगी कि जितना हो सके इस पर अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। लेकिन इससे पहले कि हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एचएन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज गुफ्तगू हो रही थी स्पेसिफिकली टैक्सेस के हवाले से, मज़ीद भी बात करेंगे इस हवाले से। और आसिफ साहब ने कोई शायरी है जो कि मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएँ, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बताइएगा, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा नाम सैयद जवाद हुसैन शाह है, मैं फैसलाबाद की एक सिटी है तहसील तांदला की इमाम मुकानियन, जी जी, वहाँ से बोल रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं DHMS डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। जी। मेरी इनकम जो है वो 600-700 रुपए पर डे है। जी। सन 17 में मुझे थोड़ी देर वक्त के लिए एक फार्मेसी पे मुलाजमत मिली। जी। तो वहाँ फार्मेसी से मैंने हबीब बैंक में एक गाड़ी अप्लाई की, मेहरान VXR जी 800 सीसी की, जी, जो कि इंस्टॉल पे मुझे मिली। मेरी वाइफ जो है वो प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जी। उनकी तनख्वाह से हम उसकी इंस्टॉल अदा करते रहे। अब वहाँ का जो मैनेजर था उसने मुझे फेलर कर दिया। जी। अब मुझे हर साल उसकी रिटर्न जमा कराना पड़ती है, जबकि जहाँ मेरा मकान है वो भी एक गवर्नमेंट की जगह पे है, मेरी जाती मलकियत नहीं है। जी। और जो स्टेटमेंट है मेरी बैंक की वो 40,000 35,000 सालाना है। जी। उस मैं टैक्स के जुमरे में आता ही नहीं हूँ। अब मुझे हर साल उसकी रिटर्नें जमा करानी पड़ती हैं, और जो बंदा हमारी रिटर्नें जमा कराता है वो हमसे पैसों की डिमांड भी करता है, तो हर साल हम उसको कुछ न कुछ दे कर रिटर्नें जमा करवाते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और डेफिनेटली हमारे कॉलर्स के जो भी सवाल होते हैं, हमारी कोशिश होती है लाजमी तौर पे उनकी कंसर्न जो है हो सकता है बहुत सारे और लोगों की भी होंगी। तो क्या कहेंगे सवाल? देखें, रिटर्न जमा वो करवा रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक गाड़ी ली है, उन्होंने लोन लेना था बैंक से, जो वो बता रहे हैं। लोन की एक कंडीशन थी कि आप फाइलर हो, क्योंकि उन्होंने गाड़ी लेनी थी, गाड़ी लेनी है और उसकी उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और ये खुद बता रहे हैं कि ये होम्योपैथिक डॉक्टर हैं और माशाल्लाह इनकी जो ज़ौजा हैं वो भी टीचर हैं, तो इनको रिटर्न खुद जमा करवानी चाहिए। नंबर एक तो ये है। अच्छा। रिटर्न आपने जमा करवा दिया ना, आप कहें मेरी इनकम इतनी है 7,000 जो बता रहे हैं मंथ की, तो हम तो इनसे नहीं कह रहे कि आप अपनी इनकम बढ़ा के जमा करवाएं, हम तो ये कोई नहीं कह रहा। लॉ आपसे ये नहीं कहता कि आप क्या डिक्लेयर करें। रिटर्न जमा करवाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई टैक्स जमा कराएं। रिटर्न इज अ गोशवारा, इज अ हिसाब किताब। आपका जो पूरे साल का खर्चा है और इनकम है वो है। जैसे मौसूफ फरमा रहे हैं कि उनकी 7,000 इनकम है, मुझे तो लगा यौमिया कह रहे हैं, लेकिन अगर वो मंथली कह रहे हैं तो वो टैक्स नेट में नहीं आती। उनकी मोहतरमा की है, वो तनख्वाह ले रही हैं तो वो भी शायद फाइलर होंगी। कहा कि 700 रुपए डेली पे वो अर्न करते हैं। डेली वो अर्न करते हैं ना, अगर 700 डेली करते हैं तो 21,000 आती है वो। तो वो अगर तो वो खुद उनका ये बिजनेस है तो वो 4 लाख को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा। तो वो 4 लाख को क्रॉस कर जाते हैं ना। अगर वो 2.5 लाख रुपए बनेगी साल की। हाँ, फिर नहीं, 2.5 लाख में वो उसमें नहीं फॉल करते। लेकिन चूंकि उन्होंने कर्ज ले लिया है, उन्होंने रिटर्न फाइल कर दी है
और वो समझते हैं कि उनकी इनकम कम है तो वो रिटर्न फाइल उसकी उतनी अमाउंट की कर दें। एक बात तो ये है। हाँ, अगर वो समझते हैं कि उनको अब बैंक को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी नहीं है और उनकी इनकम बढ़ने के भी कोई चांसेस नहीं है, और उनकी मिसेस तो बिल्कुल रिटर्न फाइलर होंगी क्योंकि वो टीचर है और टीचर तो रिटर्न फाइल करता है, उसकी तो इतनी तनख्वाह आजकल है कि वो जमा करवाएगा। तो वो अगर ये समझते हैं कि वो नहीं फाइल करते और उनका कोई वो कहते हैं घर भी है लेकिन सरकारी जगह पे है, शायद सरकारी घर वो बिल्कुल जी, उन्होंने यही बात की थी। तो अगर कोई उनका इस तरह है तो मैं लॉ देख लूंगा, वो हमसे राब्ता कर ले जी। ठीक हो। लेकिन यह है कि रिटर्न फाइल करने का मतलब टैक्स देना नहीं है। अच्छा, आई थिंक यही मिसअंडरस्टैंडिंग ये अंडरस्टैंडिंग है। वो रिटर्न फाइल खुद कर सकते हैं ना। एक डॉक्टर अगर लोगों को इलाज मुहैया कर रहा है और वो लोगों को बता रहा है कि मैं तो आपकी बीमारियों का इलाज हूं, तो हमें छोटा सा डॉक्टर समझे, हम लोगों के टैक्स के मामला का इलाज करते हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि आप रिटर्न खुद जमा कराएं। जो सैलरीड लोग हैं उनकी तो टैक्स आसान, मेरे फोन के ऊपर टैक्स आसान वो एक एप्लीकेशन है, उसमें 4 स्टेप है, आप रिटर्न जमा करवा सकते हैं। अच्छा, क्या नाम है इस एप्लीकेशन? टैक्स आसान। टैक्स आसान ऐप है, टैक्स आसान ऐप है। ठीक। वो आप अपने स्टोर पे जाएं, अगर आपका एंड्रॉयड है या ऐप स्टोर है उस पे जाएं, वहां से उसको डाउनलोड करें। सैलरीड जो इंडिविजुअल हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान है। 3 स्टेप हैं या 4 स्टेप हैं, आप रजिस्टर्ड होते हैं और आप वो रिटर्न फाइल कर देते तो जी बगैर किसी और की हेल्प के आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसमें तो असल में ये कि हम कोशिश नहीं ना करते। मैं यही तो कह रहा हूं कि जैसे साहब ने फरमाया कि वो होम्योपैथिक साहब से ग्रेजुएट होंगे ना, उनके पास डिग्री होगी होम्योपैथिक की, तो जब उनके पास ये डिग्री है तो ये मुश्किल काम नहीं है। हाँ, कई दफा होता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मिसाल करके आपने पहली डिक्लेरेशन पे प्रॉब्लम होता है कि आपने क्या डिक्लेयर करना है। आपके पास विरासत में चीज आई है तो उसकी वैल्यू डिक्लेयर करनी है कि नहीं करनी। विरासत की आपने वैल्यू डिक्लेयर नहीं करनी क्योंकि आपने वो ली नहीं होती, खरीदी नहीं होती, वो तो खानदान से, आपके अब्बा से या दादा से आपके पास आ जाती है। तो ये टेक्निकल चीजें हैं जिसमें लोगों को थोड़ी दुश्वारी आती है। लेकिन अगर वो रिटर्न उनकी पहले फाइल हो रही है तो 5 मिनट का काम है वो रिटर्न। बिल्कुल जी। तो जैसे कि आसिफ साहब ने बताया कि एक्चुअल में टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि आप टैक्स भी पे करेंगे, डिपेंडिंग ऑन योर इनकम इस चीज का और एंड योर एसेट्स एज वेल। आपको डिसाइड करना होगा कि वेदर दैट इज समथिंग जो कि आपको करना पड़ेगा या नहीं, और इदारे आपकी मदद करेंगे इस चीज़ में। और जैसे कि टैक्स आसान ऐप के बारे में भी आसिफ साहब ने मेंशन किया, डेफिनेटली इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी बहुत सारे लोगों के लिए। आपको एक थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली अपने टैक्सेस को खुद इवैल्यूएट करके पे भी कर सकेंगे। आसिफ साहब, मैं चाहूँगी कि अब हम इस तरफ भी आ जाए, पॉइंट ऑफ सेल टैक्सेस के हवाले से आप बताना चाहें, और ट्रस्ट के हवाले से हम कुछ बात कर रहे थे कि इदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान ये जो टैक्स है इसमें कहाँ पे देखें, जो POS है इससे पॉइंट ऑफ सेल्स कहते हैं। पॉइंट ऑफ सेल एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है। अब मैं इसको आसान तरीके से ये पॉइंट ऑफ सेल इज अ रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है कि आपने जो सेल करनी है वो आपने रिपोर्ट करनी है। FBR ये समझता है, हम एज ए पाकिस्तानी शहरी ये समझते हैं कि ये ईमानदारी पे बेस्ड पे ऑलरेडी पहले ही डिक्लेरेशन ठीक दे रहे थे। हमने कहा कि हम इसको थोड़ा और वेरीफाई कर लें। बिल्कुल, और क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा शेर व शायरी जो है उससे कोई भी बात समझाना ज़्यादा आसान हो जाती है। मैं हमेशा जब आप शायद लोगों से कनेक्ट जो करना होता है वो आसान हो जाता है, और बात तो वैसे भी की जा सकती है, सीरियस टोन में भी की जा सकती है, लेकिन हमने हमेशा हमारे शो के जब एंड की तरफ जाना होता है, हमारी कोशिश होती है कि एक अच्छे नोट पे करें। तो अगर आप एक लाइन सुना दें शेर की, तो मुझे पता है काफी लंबा होगा। नहीं, वो है तो छोटा ही आजाद नज़म टाइप है सर। कानून की अपनी रवश है, फर्ज की अपनी कशिश। जी। कानून की अपनी रवश है, फर्ज की अपनी कशिश, गोशवारे जिंदगी भर के लिखते रहे कातबीन पल के पल। गोशवारे जिंदगी भर के कातबीन लिखते रहे पल के पल। जल्दी भरिए अब के बरस, जल्दी भरिए अब के बरस, गोशवारे अपनी कमाई के सब। सुना है खूब तेज और बाखबर है FBR की नजर आजकल। याद रखिए 30 सितंबर है आखिरी शब्द, जो आज की शब्द है। मबादा आसिफ पकड़े जाइए बेखबर। तो इसी मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए आपके पास मौजूद हैं कि 30 सितंबर आखिरी डेट है अपनी रिटर्न जमा कराएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत शायरी के साथ। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आपको पता है कि हमारी कोशिश होती है कि आज के दिन हम मूड जो है वो थोड़ा सा लाइट रखें और पॉजिटिविटी के हवाले से बात करें और अच्छी अच्छी बातें करें। अगर आपके कोई पैशंस हैं, कोई इंटरेस्ट हैं, कोई हॉबीज़ हैं, उनके हवाले से बात करें। और आज भी हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही ख़ास मेहमान इनवाइट किए हैं जिनके साथ बहुत सारी बातें होंगी। साथ ही साथ थोड़ी बहुत मैं बताऊंगी नहीं आपको कि क्या आज सरप्राइज़ हमारे पास है आपके लिए। तो मैं इंट्रोडक्शन सबसे पहले करा देती हूँ हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान का। एजाज शेर अली हमारे साथ मौजूद हैं जो कि गुलकार हैं, कवाल हैं, उनकी टीम भी उनके साथ मौजूद है। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, बहुत शुक्रिया सिटी 41 का जिन्होंने दोबारा याद किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, आप हमारा शुक्रिया करें, हम तो आपका शुक्रिया अदा करें कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमेशा जब भी आप अच्छी बातें करते हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, तो उससे मूड वैसे ही अच्छा हो जाता है। कवाल, जब आपने सोचा, कभी सोचा था बचपन में कि मैं कवाली की तरफ आऊँगा? शौक था फैमिली में या कोई इंस्पिरेशन थी आपकी? जी बिल्कुल, मेरे बाबा उस्ताद खान साहब, मेरे अली खान, उस्ताद शेर अली खान, बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। तो जो चीज़ घर में देखते हैं तो बच्चे तो फॉलो करते हैं उन चीज़ों को। तो दिल में शुरू बहुत से बड़ा शौक नाम है था हमारे मुल्क का, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा। तो बस वो शौक था, तो उनको देखते देखते हम भी शुरू हुए। इंस्पिरेशन जब फैमिली में हो तो आई थिंक और आपको सीखने का मौका मिलता है। बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा क्या आपने उनसे सीखा? कि डिटर्मिनेशन, कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं ना, कि ये आदात जो हैं उनकी डिटर्मिनेशन, रियाज किस तरह किया करते थे? वो उनसे सब कुछ उन्हीं से सीखा है। म्यूज़िक के हवाले से क्लासिकल उनसे सीखा, कव्वाली उनसे सीखी, और इससे बढ़ के उन्होंने हमें इंसानियत सिखाई, अदब सिखाया है, प्यार सिखाया है। ये सब चीज़ें उन्हीं से मिली हैं घर से। तो जी बिस्मिल्लाह करते, जैसे कि मैंने कहा था कि एक सरप्राइज़ होगा आपके लिए। तो कवाली जो है, अगर आप जो भी आपकी पसंदीदा है वो अगर आप सुना दें, और हमारी पूरी टीम की दरख्वास्त। जी नाच सुना रहे हैं आप, नाचिए। शम्स तब है गर खुदा तलबी खुशबा खाला इलाहा इल्लाहु
मदीने के चाँद कोई किरण मेरी दुनिया में रात होती
बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तो जी आज जो वाइब है शो की वो बहुत मुख्तलिफ है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ एजाज शेर अली की और उनकी टीम जो है वो हमारे साथ है और समा खूबसूरत हो जाता है, स्पेशली जब हम इतनी खूबसूरत लफ्ज़ सुनते हैं और इतनी खूबसूरत आवाज़ भी हम सुनते हैं। तो जी मैं चाहूँगी अगर हम इससे पहले कि एक और कवाली की तरफ जाएं, अगर थोड़ी सी बातचीत हो जाए। शौक़ के हवाले से हमने बात की, आपकी माशाल्लाह फैमिली के हवाले से हमने बात की। अगर आपकी अपनी पर्सनल हॉबीज़ के हवाले से बात करें तो आपकी क्या हॉबीज़ हैं? जब फ्री आपका वक्त होता है उसमें क्या करते हैं, क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम हमारे पास तो पहले तो होता ही बहुत कम मुश्किल है वो। तो उसके अलावा ये है कि हॉबीज़ जो ये म्यूज़िक है, मेरा पैशन ही है। अच्छा, इसी को सुनते हैं, इसी की प्रैक्टिस करते हैं, नथिंग एल्स। जस्ट अभी फिर कभी फैमिली को कुछ टाइम। लिखने का भी या कंपोज करने का? कंपोज करने का मुझे है जी। शौक, मैं करता भी हूँ कंपोजिशंस। अच्छा। और बहुत सारे अपने साथ इंडिया में काफ़ी जो है मेरे सॉन्ग्स जो हैं वो एज ए कंपोज़र मेरे उधर गाए जा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने पपेट्स का बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया हुआ है। अच्छा, डेनमार्क में पोल के थिएटर, लैम्पे थिएटर के साथ काम किया है कोपेनहेगन में। तो इतनी डिफरेंट ऑडियंस आपकी रही है, डिफरेंट ममालिक में डिफरेंट तरह के लोगों के सामने जी, जी। आपने परफॉर्म किया है। फेवरेट कौन सी जगह रही या कोई एक ऐसी परफॉर्मेंस जो आपके लिए मेमोरेबल रही हो? बहुत सारी हैं, कोई एक नहीं है। तो ज़्यादा तो मज़ा वहीं आता है जहाँ पे हमारे अपने मुल्क में ही, क्योंकि जहाँ हम ज़ुबान है, हमारे लोग हमारी बात को समझने वाले हैं। बाकी हर जगह मज़ा आता है, लोग प्यार करते हैं। और पाकिस्तान में स्पेशली फैसलाबाद में हमारे शहर में ये बहुत बरीक हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं ये लोग तो स्पेशली। बिल्कुल। और अगर हम बात करें फेवरेट बुक के हवाले से, क्योंकि म्यूज़िक का बड़ा कनेक्शन होता है आर्ट के साथ, किसी भी तरह की आर्ट के साथ। तो अगर किसी बुक की बात करें तो क्या कोई फेवरेट किताब रही है जो पढ़ी हो और उससे सोच बदल गई हो या नज़रिया बदल गया हो? फेवरेट किताब तो मेरे लिए स्पेशली कुरान ही है, उससे बढ़ के और कोई किताब नहीं है। तो जिससे सब कुछ सीखने को मिलता है आप उसी को पढ़ें, बाकी तो सारी किताबें उसके बाद ही। बिल्कुल जी। और क्योंकि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला है, हमारी ऑडियंस के लिए भी वक्त निकाला है, तो मैं गुजारिश करूंगी अगर आप कोई कलाम जो है वो सुना दें। ये हम आपको एक काफ़ी सुना रहे हैं, निकलें।
वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत आवाज़ एजाज शेर अली और उनकी टीम की हमने सुनी। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आज गूंज रहे हैं हमारे स्टूडियो में और दिल खुश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, एक वाइब जो है वो तब्दील हो जाती है। अगर म्यूज़िक के हवाले से बात करें किसी भी तरह का जहाँ पर म्यूज़िक होता है, आपने बात की कॉम्पोजिशन के हवाले से कि आपको कॉम्पोजिशन करने का भी शौक़ है, कोई ऐसे लिरिक्स अभी तक लिखे हैं या जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है वो बनाना आपको अच्छा लगता है? अल्फाज जो लिखते हैं, क्या आपने कभी लिखे हैं? नहीं, लिखा तो नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब कंपोज कर रहे हो तो उसकी जो फर्स्ट लाइन है, एक दो लाइन्स हम ज़हन में आके गुनगुना के फिर आगे जो पोइट होते हैं प्रोफेशनली उनको देते हैं कि आप इसको कंप्लीट कर दें, मैंने उसको कंपोज किया है। जी जी। तो वो ऐसा हो जाता है। कभी लिखना एक अलग से फील्ड है, बहुत मुश्किल काम है, मेरा काम नहीं है। अच्छा। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिखते भी हैं। फेवरेट इंस्ट्रूमेंट कौन सा है आपका? मेरे फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा है। हारमोनियम है, फ्लूट है, सितार है और गिटार है। मैं सुनने को बहुत पसंद करता हूँ। बजा मैं सिर्फ एक ही हारमोनियम ही सकता हूँ। अच्छा। या तबला सुनता हूँ मैं बड़े शौक से। अच्छा। इंस्ट्रूमेंट क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है, बहुत ट्रिकी है और डेफिनेटली आपको वक्त लगता है सीखने में, माहिर होने में। आज की दुनिया में क्या हम क्लासिकल म्यूज़िक से दूर होते जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। क्लासिकल मौसीकी से हम लोग बहुत दूर हो गए। ये एक्चुअली इसकी रीज़न क्या बता सकते हैं। बाकी ये है कि अब बहुत दूर चले गए हैं। क्लासिकली मौसीकी हमारे यहाँ ना सुनी जा रही, ना उसको पसंद करते हैं लोग। जी। बहुत उसकी शॉर्ट सी ऑडियंस रह गई। बिल्कुल। और और से लोग सुनते हैं उसको। ये महदूद हो गई है रूम्स तक, वो या घरानों तक। लोग जो बैठकों में उनको बैठ के सुनते हैं चंद लोग। बाकी ऑडियंस हमारी जो ज़्यादातर ऑडियंस है वो ये चीज़ें सुनती नहीं है। जी। और अगर गज़ल के हवाले से भी बात करें तो आई थिंक एक सिमिलर सिचुएशन है जहाँ पे लोग दूर होते जा रहे हैं और फिर भी जब भी आप सुनते हो दिल तो खुश होता है, लेकिन लोगों का इंटरेस्ट जो है क्या बदलता जा रहा है? और अगर बदल रहा है तो क्यों बदल रहा है? इसके पीछे आखिर वजह क्या है और किस तरह से वापस उस इंटरेस्ट को डेवलप? ये एक लंबा जोड़ा सवाल है, उसका जवाब भी लंबा ही है, क्योंकि इसकी दोनों तरफ से ना प्रॉब्लम्स हैं। गाने वालों की तरफ से भी ये नुकसान हुआ है और ऑडियंस, स्पेशली मैं इसका ज़्यादा कसूरवार जो है ना ऑडियंस को करता हूँ, हमारी जो पब्लिक है। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे साथ अगर हमें जो आप डिमांड करेंगे, आप पब्लिक आगे जो डिमांड करेंगे हमने वो करना है। अगर आप लोग हमें डिमांड करें आपने गालिब की गज़ल सुननी है तो हम उसकी तैयारी करेंगे, उसको याद करेंगे, आपको सुनाएंगे। अगर आपने कहना है कि मुझे किन्नी किन्नी जाना बिल्लो दे घर सुनाना, तो मैं तो फिर वही सुनाना ना, मैं तो नहीं वो आपको कुछ और सुनाऊंगा। बात तो ये ना, आपने हमें पे किया होता है, आपने हायर किया आर्टिस्ट को, तो आप कहते हैं जी हमें ये सुनना है। तो ये सारा डिपेंड करता है ऑडियंस पे, आर्टिस्ट का कसूर नहीं है। और अगर हमारी जो पब्लिक का जो है ना सुनने का जो मेयार है वो बहुत गिर चुका है। वो क्या करें, आर्टिस्ट जो है उनको ये होता है कि हम जाएंगे, परफॉर्म करेंगे, हमें ऑडियंस खुश होगी, फिर ही कुछ पे करेगी ना। तो वो अगर उनको उनके मिजाज के मुताबिक वो ढल जाते हैं। अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे जो हैं वो बहुत अच्छा गाने वाले भी, लेकिन वो सिलेक्शन ऐसी करते हैं कि यार लोगों को समझ आ जाए, मैं कोई ऐसी चीज़ गाऊं, सादा गाऊं, या बहुत उनको इजीली पता चल जाए, रिदम बड़े फास्ट हों, लोग डांस कर रहे हों, तभी वो खुश होते हैं। उनको अगर हम क्लासिकल अब शुरू कर लें तो आप तो सो जाएंगे। जिद्दत जो है किसी भी म्यूज़िक में बड़ी ज़रूरी होती है। और वक्त के साथ साथ जिस तरह से राहत फ़तेह अली खान की अगर हम बात करें, हमारे जो फेमस म्यूजिशियंस रहे हैं, आपके फैमिली की बात करें तो हमेशा एक जिद्दत आई है। जी। और लोग जो हैं डिफरेंट जनरेशन्स के लोग आखिर हमने देखे हैं कि वो इस तरफ आते हुए हमें नज़र आए, एक इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आया। तो क्या आज के ज़माने में भी शायद थोड़ी ज़रूरत है कि जिद्दत लाई जाए? हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी। जिद्दत यही कवाली को मैंने एक जो वैसे तो हमारे बड़ों ने भी किया हुआ है, खान साहब नुसरत अली खान साहब ने, उस्ताद मेरे अली शेरी साहब ने, इन्होंने फ्यूजन्स के साथ, गोरों के साथ मिलके काम किया हुआ है। वो जो
इंस्ट्रूमेंट्स हैं वेस्टर्न जो हैं उनको ला के हमारे कव्वाली में मिक्स करके किया है। इसी तरह की एक मैंने शक्ल बनाई हुई रॉक कव्वाली बैंड जो डेनमार्क में है हमारा, वो गोरों के साथ मैं कव्वाली, यही कव्वाली उनके साथ कर रहा हूँ माशाल्लाह। उसके 3 एल्बम मैंने रिलीज़ किए हैं और यूरोप में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुए हैं। क्या बात है। और आई कैन डेफिनेटली सी कि आप में कितना टैलेंट है। मैं बस यही चाहूँगी कि आगे से आगे और भी हमें आपकी खूबसूरत आवाज़ में चीज़ें सुनने को मिले, कलाम सुनने को मिले, और समा जो है वो हसीन हो जाता है आपकी आवाज़ सुन के। आपकी टीम के साथ जब भी आप कोई भी अल्फाज जो हैं वो सुनाते हैं। और अब हम चाहेंगे कि इससे पहले कि हमारा शो जो है वो ख़त्म हो, कि एक दफ़ा फिर आपसे दरख्वास्त होगी कि आप कुछ सुना दें। लेकिन इससे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी मैं अदा करूंगी कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए, हमारी शो के लिए। आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया सेगमेंट के अंदर। और जाते जाते अगर दरख्वास्त है आपसे, रिक्वेस्ट है कि कुछ सुना दें। जी मैं गज़ल सुना रहा हूँ आपको। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। चैन तुमसे, करार तुमसे है, जिंदगी की बहार तुमसे है। यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार तुमसे, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया। हाँ उधर पर्दे का रखना था, इधर मेरा दिल निसार हो गया, निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया, निसार हो गया, मेरा दिल निसार हो गया। मेरा दिल निसार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया, जी प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया। दानी 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 दानी, मुझको तुमसे प्यार हो गया, जी प्यार हो गया, मुझको तुमसे प्यार हो गया, प्यार हो गया। असल है निगाह यार का, शुमार हो गया, शुमार हो गया, मेरा भी शुमार हो गया, शुमार हो गया, मेरा भी शुमार हो गया। जगर जागा जगर 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 मागा मागा जगर जागा, मेरा भी शुमार हो गया, शुमार हो गया,
मेरा बेशुमार हो गया, शुमार हो गया। दिल ही मेरे पास था फकत, आपका दीदार हो